ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को लिया है। ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को लिया है। सो जिसके अंदर क्या है, के अंदर जिसके अंदर क्या है, डाइपोल मोमेंट होता है ना। डाइपोल मोमेंट होता है हर एक डोमेन के अंदर। सो डाइपोल मोमेंट का स्ट्रक्चर कुछ तरह से होता है। ऐसा होता है। सो ये जब हम मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पर दिखाया है जीरो है। सो अब इसके जो अंदर जो डाइपोल मोमेंट है, और या तो फिर ये जो छोटा छोटा डोमेन है, डोमेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट या तो फिर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, उसके वजह से जो पोलराइजेशन होगा, क्या होगा, पोलराइजेशन का वैल्यू यहाँ पर कितना रहेगा। पोलराइजेशन क्या होगा, यहाँ पर कोई पोलराइजेशन हमें दिखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड होगा। इसका जो ओरिएंटेशन है रैंडम है। देखो, कुछ इधर है तो कुछ नीचे है, कुछ राइट साइड है, कुछ ऊपर साइड है। इस तरह का ये डोमेन स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में हमने बताया था कि इसका अलग अलग डायरेक्शन में, डोमेन का डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से इसका जो नेट पोलराइजेशन होता है वो जीरो होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया, है ना। सो जब भी हम इस मटेरियल के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, अब मान लो कि इलेक्ट्रिक, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। लेकिन जब भी हम मटेरियल के ऊपर फील्ड को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है जो कि जीरो नहीं है। सो ये जो डोमेन है, ये डोमेन एक दूसरे से मिलके क्या करेगा, एक बड़ा जाइंट सा डोमेन क्रिएट करेगा। और इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अब एक ही दिशा में हो जाएगा, एक ही दिशा में हो जाएगा। ये तो हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी देखा है, ठीक है। अब इन दैट केस इसका जो पोलराइजेशन होगा, इसका जो पोलराइजेशन होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब ये मटेरियल अब पोलराइज हो चुका है, पोलराइज हो चुका है। इसके अंदर सभी डाइपोल जो मोमेंट है, सभी डाइपोल मोमेंट अगर पूरा का पूरा फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा तो ये मटेरियल फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा। मतलब तब हम कह सकते हैं कि मटेरियल क्या है, सैचुरेशन कंडीशन में आ गया है, ठीक है। सो ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर इस मटेरियल के अंदर हमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन देखने को मिलता है। जैसे कि हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए देखा है, वहां पर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है ना। ठीक उसी तरह से जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो हम आगे जाके और भी डिटेल में देखें, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कुछ मटेरियल होता है, कुछ मटेरियल होता है जैसे कि नॉर्मल, इन कॉमन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइजेशन इज लिनियरली डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड फील्ड, ठीक है। जो कॉमन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसके ऊपर अगर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसका पोलराइजेशन जो होता है लीनियर पोलराइजेशन होता है, ये हमने देखा है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होता है, कुछ ऐसे मटेरियल होता है जैसे कि ये टी आई ओ थ्री, रॉचेल सॉल्ट, ठीक है, रॉचेल सॉल्ट, इस टाइप का मटेरियल में क्या होता है, एग्जिबिट हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व, where where P does not
linearly depend on linearly depend on फील्ड, है ना, फील्ड। जैसे कि नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक, जो कॉमन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, उस मटेरियल के लिए हमने देखा है फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसका पोलराइजेशन जो होता है लीनियर होता है। लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जिसका क्या होता है, जो पोलराइजेशन होता है वो नॉन लीनियर। जब भी हम उस मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसका पोलराइजेशन लीनियर नहीं होता है, वहां पर हमें हिस्टैरिसीस कर्व दिखने को मिलता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस कर्व दिखने को मिलता है। दिस मटेरियल, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, दिस मटेरियल, दिस मटेरियल, दिस मटेरियल पॉजेज permanent dipole, permanent dipoles inside the crystal, inside the crystal, inside the crystal, and this dipole, and this dipole are aligned parallel to each other, parallel to each other, parallel to each other within a region, within a region, even in the absence of, in the absence of electric field, electric field, ठीक है। So this material possesses permanent dipole inside the crystal, and these dipole are aligned parallel to each other। यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है, देखो, parallel each other, ठीक है। इवन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इसका जो हिस्टैरिसीस जो लूप है, कर्व है, हम जब उसको देखेंगे तब भी तुम लोगों को मालूम होगा तो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी क्या होता है, उसके अंदर एक पोलराइजेशन हमें देखने को मिलता है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कहते हैं। उसको आगे हम देखेंगे। लेकिन फॉर फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला जो पिक्चर है, क्या होता है, इसके अंदर जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो पैरेलली अरेंज होता है। ठीक है, वो पैरेलली अरेंज होता है। एंड दिस रीजियन इज इन फेरोमैग्नेटिक फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन। ठीक है, एंड this region is in the ferroelectric domain, ferroelectric domain, ferroelectric domain। एंड ये जो डोमेन है, ये डोमेन इसका एक रिजल्टेंट डाइपोल होता है। ठीक है, domains have net resultant dipole, domain have net resultant dipole, and the substance is spontaneously polarized। ठीक है, so this is called ferroelectric effect। दिस इज कॉल्ड फेरोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है, ये फेरोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और जिस मटेरियल के अंदर ये हमें दिखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। सिंपल सा बात है, एकदम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही है। जब इस मटेरियल के अंदर नॉर्मली क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, और परमानेंट डाइपोल मोमेंट जो होता है उसका आसपास का डोमेन, आसपास का जो डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसको लेके एक छोटा छोटा डोमेन बनाता है। फर्स्ट वाला पिक्चर में देखो। और इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है। सो इसके अंदर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट तो होगा ही, ठीक है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट तो होगा ही, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, इसका जो पोलराइजेशन है वो जीरो होता है। लेकिन जब भी हम मटेरियल के ऊपर
इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो क्या होता है, ये सारे के सारे जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, एक साथ मिलके एक बड़ा सा जायंट सा डोमेन बन जाता है। एंड उसके अंदर जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो कुछ इस तरह सा अलाइन हो जाता है। जब ऐसा होता है तब इस मटेरियल मटेरियल पोलराइज्ड हो जाता है और इसका एक पोलराइजेशन का एक वैल्यू हमें देखने को मिलता है। तो जिस मटेरियल के लिए ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, सो यही हमारा फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ठीक है, सो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे तो देखो प्रॉपर्टीज इसका, इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखो। तो पहला क्या है, पहला पहला क्या है कि इसके अंदर हमने बताया स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन एग्जिबिट करता है। सो एग्जिबिट स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा ये जो पोलराइजेशन पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन कैन बी चेंज रिवर्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि हम हिस्टेरिसिस कर्व को जब डिस्कस करेंगे तब भी तुम लोगों को देखने को मिलेगा जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि हम जब रिवर्स डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अप्लाई करते हैं तो उसका जो पोलराइजेशन है वो भी चेंज हो जाता है ना, पोलराइजेशन चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन फेरो, इस पॉइंट को याद रखना, इस इन फेरो इलेक्ट्रिक द पोलराइजेशन can be changed, can be changed, the polarization can be changed and even reversed, even reversed by an external electric field, by an external electric field। ठीक है, ये जो पोलराइजेशन है ये चेंज हो रहा है, इवन रिवर्स, ये रिवर्स भी होगा अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो फेरो इलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये एक्चुअली एनालॉगी किसका एनालॉगी है, फेरोमैग्नेट का। ठीक है, सो फेरो इलेक्ट्रिक आर द इलेक्ट्रिक एनालॉग टू द इलेक्ट्रिक एनालॉग टू द फेरो मैग्नेट्स and which may display permanent magnetic field। ठीक है, एंड ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल मतलब कि हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो डिस्कस किए थे ना, वो सब एक तरह का फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ही है। ठीक है, वो क्या है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ही है। लेकिन फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में से कुछ कुछ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है एंड पायरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और ये जो मटेरियल है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक है,
इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 500 टू 15,000 इसके बीच इसकी इसके रेंज में होता है, ठीक है। और ये पॉइंट तो हमने बताया कि ये नॉन लीनियर होता है ना, नॉन लीनियर होता है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक रेस्पॉन्स, नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स, जब भी हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो नॉर्मली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कॉमन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो हमें देखने को मिलता है, मतलब कि एक्सटर्नल फील्ड जो हम जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका पोलराइजेशन लीनियर होता है, ठीक है। कभी कभी कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है कि उसका जो डाइलेक्ट्रिक रिस्पॉन्स होता है या तो फिर उसका पोलराइजेशन होता है वो नॉन लीनियर होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो कौन सा मटेरियल होता है, वो बेसिकली फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। वो क्या होता है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। और जो मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है उसको हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। और जो फेरो इलेक्ट्रिक के अंदर कुछ कुछ मटेरियल जो टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ पोलराइज्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन है, टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन क्या होता है, थोड़ा हम देख लेते हैं। अच्छा, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन से पहले हम थोड़ा इसका हिस्टेरिसिस जो कर्व होता है, थोड़ा हिस्टेरिसिस कर्व को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। Hysteresis. सो हिस्टेरिसिस हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा था कि वहां पर भी हिस्टेरिसिस कर्व बनता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। हिस्टेरिसिस कर्व बनता है, हिस्टेरिसिस लूप हमें देखने को मिला है। और हिस्टेरिसिस क्या होता है ये हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एनालॉग होता है इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब जिस मैग्नेटिक मटेरियल को हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक के लिए सेम प्रॉपर्टीज ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम फेरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। सो यहाँ पर भी हमें उस तरह का हिस्टेरिसिस देखने को मिलता है, ठीक है। सो थोड़ा हम देख लेते हैं इसका हिस्टेरिसिस, ठीक है। तुम लोगों को अगर याद है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टेरिसिस कर्व, इजीली समझ पाओगे, ठीक है। सो ये है एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम देख रहे हैं कि हिस्टेरिसिस क्या होता है। ये पॉइंट मान लो कि ये ओ है, ओ है, ठीक है। तो पहले मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस कंडीशन में है, ठीक है, इस पॉइंट पे है, अभी फील्ड नहीं है, पोलराइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक्सिस हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हमने देखा था इस एक्सिस में कौन था, कौन सा पैरामीटर हम ले रहे थे एक्स एक्सिस में, बताओ। इंटेंसिटी। इस एक्सिस में हम इंटेंसिटी को ले रहे थे, एक्स एक्सिस में।
वो लेटर बताओ तो कौन सा लेटर है? सर ए बी एच। सी डी एच। सो एच क्या है? एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। और वाई एक्सिस में हम किसको ले रहे थे? सर बी फ्लक्स डेंसिटी। बी मतलब फील्ड और मैग्नेटाइजेशन, है ना? सो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए अगर हम हिस्टैरिसीस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ पर बताओ तो, हम तो बताया कि मैग्नेटिक मटेरियल का सिमिलर ही है। सो यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम किसको लेंगे एंड वाई एक्सिस में हम किसको लेंगे? इधर वाई एक्सिस में क्या होता है? मैग्नेटाइज यहाँ पर वाई एक्सिस में किसको लेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये तो मैग्नेटाइजेशन जो है उसको हम ले रहे थे। तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके लिए इन दैट केस वाई एक्सिस में हम किसको लेंगे? वहां पर अगर मैग्नेटाइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होगा। तो वाई एक्सिस से हम पोलराइजेशन को लेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। एंड एक्स एक्सिस में हम किसको लेंगे? एक्स एक्सिस में हम किसको लेंगे? फील्ड को लेंगे, अप्लाइड फील्ड। सो जब भी हम मान लो कि मटेरियल जो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, एट फर्स्ट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, पोलराइजेशन क्या है? इस पॉइंट पे 0 है ना? अब हम उसके ऊपर फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? इसका जो पोलराइजेशन है ये कुछ इस बात को फॉलो करेगा, इस बात को फॉलो, ये बात इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा, इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा। मतलब कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस पोजीशन पे, इसके बाद अगर हम फील्ड को और भी इंक्रीज करेंगे तो ये कर्व और आगे नहीं जाएगा, और आगे नहीं जाएगा, यहाँ पर ही ये रुक रुक जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? वही वही डोमेन वाला स्ट्रक्चर देखो। फर्स्ट सब डोमेन क्या है? रैंडमली अरेंजमेंट था। अब थोड़ा थोड़ा करके जब ई को हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो कुछ डोमेन का डाइपोल मोमेंट अलाइन हो जाएगा, लेकिन बाकी डोमेन तब भी अलाइनमेंट उसका नहीं होगा। ये पाथ जब फॉलो कर रहा है, लेकिन जब इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन, मान लो इस पोजीशन को हम ए ले लेते हैं, ए, इस पोजीशन पे जब आएगा तो मटेरियल के अंदर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ये वाला। मतलब अब पूरा का पूरा जो डाइपोल मोमेंट है सब अरेंज हो चुका है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर और कुछ डाइपोल मोमेंट नहीं बचा है, सभी डाइपोल मोमेंट है जो कि फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो चुका है। तो अब अरेंज होने के लिए कुछ डाइपोल मोमेंट बचा ही नहीं, तो इसका आगे कैसे जाएगा कर्व? तो ये वाला जो पोजीशन है इसको हम क्या कहते हैं? थोड़ा जोर से बोलो। सैचुरेशन पॉइंट। ये है सैचुरेशन, मतलब मटेरियल अब यहाँ पर सैचुरेट हो चुका है। अब देखो इस फील्ड को हम अब थोड़ा थोड़ा करके कम कर रहे हैं, ये जो फील्ड है इसको अब थोड़ा थोड़ा करके कम कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये फिर से रीअरेंज होने का कोशिश करेगा, रीअरेंज होने का कोशिश करेगा। सो अब ये इस बात को फॉलो करेगा, तो फॉलो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इस पाथ से तो ये गया है, उसको ये पाथ फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये पाथ फॉलो नहीं करेगा। जब भी हम फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये ओ ए इस पाथ को फॉलो करता है, लेकिन जब इस फील्ड को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो अब ये ओ ए
ए ओ ये वाला पाथ अब फॉलो नहीं करेगा, वो कुछ इस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा। और यहाँ पर आके जब फील्ड हमारा 0 है तो यहाँ पर जो पोलराइजेशन होगा उसका पोजीशन इस पोजीशन पे होगा। मतलब कि यहाँ पर पोलराइजेशन फील्ड के साथ लैग कर रहा है। पोलराइजेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, थोड़ा पीछा है। ये 0 हो गया लेकिन ये अभी तक 0 नहीं होगा, जैसे कि हमने मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी देखा था, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम मटेरियल के अंदर देखेंगे तो देखेंगे ये ई का वैल्यू अब तो 0 हो चुका है, ई का वैल्यू अब 0 हो चुका है ना, ई का वैल्यू अब 0 हो चुका है। लेकिन इसका सारे का सारा जो डाइपोल मोमेंट है अब रैंडमली अरेंज होना चाहिए था, लेकिन कुछ कुछ डाइपोल मोमेंट अभी भी इस डायरेक्शन में ही है, इस डायरेक्शन में है। मतलब ये वाला पिक्चर देखो, मतलब इस कंडीशन में आ गया है। कुछ डाइपोल मोमेंट तो रैंडमली अरेंज हो चुका है, लेकिन कुछ डाइपोल मोमेंट अभी भी उस डायरेक्शन में है, तब भी यहाँ पर हमें ये पोलराइजेशन का वैल्यू मिल रहा है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिटेंटिविटी, ये वाला को रिटेंटिविटी कहते थे, है ना। और इसका और भी तो एक नाम है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। ये जो इफेक्ट है इसको क्या कहेंगे, इस इफेक्ट को हम स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कहेंगे। और ये जो वैल्यू है इसको हम आइदर रिटेंटिविटी कहते हैं, रेमिनेंस कहते हैं, और एक शब्द से उसको हम बोलते हैं, क्या बताओ तो। जो कि मैग्नेटिक मटेरियल में इसको हम क्या बोलते हैं, भूल गए। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म वो तो हमने बताया, ये जो इफेक्ट है मतलब अप्लाइड फील्ड को हटाने से भी उसके अंदर अभी भी कुछ पोलराइजेशन बचा है। और मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जिसको हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, यहाँ पर हम स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कहते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन इसको और नहीं कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल में, हमने बताया था। कोएक्सिविटी नहीं है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते थे ना इसको, याद आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी कहते थे ना। तो ये रेसिडुअल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म, ये जो इफेक्ट हमें दिखने को मिल रहा है, अच्छी तरह से इसको समझो कि जब फील्ड 0 है तब भी मटेरियल पोलराइज्ड है, इसके अंदर कुछ ना कुछ पोलराइजेशन अभी भी है। इस इफेक्ट को हम स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कहते हैं। और इसको हम रेमिनेंस भी कहते हैं, रिटेंटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो फील्ड है अब इस पोजीशन पे 0 हो गया है। अब देखो, अभी इसका तो एक वैल्यू है, इसको 0 करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो पोलराइजेशन है अभी इसको हमें 0 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना होगा। हम यहाँ पर एक एसी को ले लेते हैं। देखो ये वाला जो कर्व है ओ ए, और इसको हम ले लेते हैं बी, इसको हम बी ले लेते हैं, ओ ए एंड बी। मतलब कि अगर एसी एसी कर्व होगा, साइनसोइडल होगा, तो ठीक ऐसे होगा, ऐसे होगा। यहाँ पर देखो, एक बार फील्ड को ले गए मैक्सिमम पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, फिर फील्ड को हम डिक्रीज कर रहे हैं। जब डिक्रीज किया तब इस पोजीशन पे आ गया। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल को देखो, फर्स्ट हाफ साइकिल फील्ड का, ठीक है। अब सेकेंड हाफ साइकिल मतलब फील्ड को अब हम उल्टा डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कर्व खुद कुछ इस पाथ को फॉलो करेगा और इस पोजीशन पे आके जब फील्ड का वैल्यू इस पोजीशन में है, मान लो ये सी है, ठीक है, तब पोलराइजेशन 0 होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम क्या कहते हैं? ओसी फील्ड का ये जो वैल्यू है इसको हम, हाँ बताओ। कोरेसिव फोर्स लग यस रहा है सर। यस यस, इसको हम क्या कहेंगे? कोएसिव फील्ड कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? कोएसिव कोएसिव फील्ड, इसको हम कोएसिव फील्ड कहेंगे। अब इसको और भी इंक्रीज करेंगे तो ये कुछ इस बात को फॉलो करेगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आके फिर सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब कि अब ये उल्टा डायरेक्शन में क्या है, पूरा का पूरा ये डाइपोल मोमेंट अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी अब हम इसको थोड़ा इस मैक्सिमम पोजीशन के इसको फिर से अगर हम डिक्रीज करेंगे करके इस पोजीशन पे ले आएंगे तो ये अब कुछ इस बात को फॉलो, ठीक है। और यहाँ पर आके फिर से इसका पोलराइजेशन का जो वैल्यू है रह जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो फील्ड को फिर हम डिक्रीज करके 0 पोजीशन पे ले आए, लेकिन इसके अंदर अभी भी पोलराइजेशन है, वही स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है। फिर अगर ई का वैल्यू को फिर पहले वाला फर्स्ट वाला डायरेक्शन में अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये इस बात को फॉलो करेगा और यहाँ पर आके रुक जाएगा। सो यहाँ पर ये जो कर्व बन रहा है यही हिस्टैरिसीस कर्व है फॉर फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हमने जब पढ़ा था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो हिस्टैरिसीस कर्व हमने डिस्कस किए थे सेम, एकदम सेम है। वहां पर हम H के साथ H एंड B के हिस्टैरिसीस कर्व देखा था, H एंड B के, ठीक है, जो कि फील्ड है एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। लेकिन यहाँ पर उसके जगह क्या होगा? यहाँ पर इसके जगह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोलराइजेशन। मतलब फील्ड का वेरिएशन करने से पोलराइजेशन का जो चेंजेस होता है मटेरियल के अंदर, पोलराइजेशन का जो चेंजेस हमें दिखने को मिलता है उसका कर्व है। और ये कर्व किस मटेरियल के अंदर दिखने को मिलता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर। जो फेरोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो मटेरियल फेरोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है उसी मटेरियल के अंदर ये हिस्टैरिसीस कर्व हमें दिखने को मिलता है, ठीक है। सो ये उस मटेरियल से फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो हिस्टैरिसीस कर्व है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टैरिसीस कर्व है दोनों ही तकरीबन सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। सो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? कोएसिविटी, इसको हम क्या कहते हैं? रेमिनेंस, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन किसे कहते हैं ये बात भी आई थिंक तुम लोगों का क्लियर हो गया है, ठीक है। सो अब हम इसका इफेक्ट देखेंगे। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज तो अभी भी 5 मिनट बाकी है, वो टॉपिक खत्म नहीं होगा। सो ठीक है, आज इतना तक ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को ये पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल और फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसे थोड़ा रिवाइज करना घर में, नहीं तो सब भूल जाओ, ठीक है। सो ठीक है, प्रणव क्लास में है क्या? Yes, sir. अच्छा, इसका अटेंडेंस व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। Okay. दोनों क्लास के अटेंडेंस चाहिए। सो ठीक है, चलो आज के लिए इतना तक, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और देखते हैं, कल सैटरडे है, कल हम एक क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ किसी भी एक हाफ में हम क्लास ले सकते हैं। अगर हम क्लास लेंगे तो लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप में, ठीक है। सो ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.